Bismillahirrahmanirrahim. Students, in last lecture we have discussed supply and demand in the bond market. In the previous lecture we have observed how the supply and demand curve behave. Along with that we have also discussed the different determinants of the demand curve and how they help demand curve in shifting towards right or left. Now in this lecture we are going to discuss the determinants of supply curve, and we will also consider and discuss how these determinants shift the supply curve to the left or right. What are these three determinants which keep the keep shifting the supply curve? Are the profitability of investment, expected inflation, and government deficit. Firstly, look at the relationship of these variables with the change in the supply curve. Profitability of investment increases. uh, this also increases the supply curve, supply of the bond. Expected inflation increases, brings the increase in the supply of the bond. Government deficit increases, will bring the increase in the supply curve. Straight away, how profitability affect the supply of the bond. We have said that profitability of investment increases. This also increases the supply of the bond in the market, and this increase in the supply of the bond will shift the supply curve to the right side. Now, how this profitability of investment increases and how it simultaneously increases the supply of the bond. Profitability of investment increases, it means increases, it means that your business is growing, that there are the areas or the business is having a certain positive or increase investment. जैसे ही बिजनेस को इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज मिलेगा या बिजनेस को ये लगेगा कि मेरा ग्रोथ का प्रोस्पेक्टिव है या फिर एक्सपेंशन मुझे मिल रही है, से फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने रन कर रही है और उसको ये लगे कि इस वक्त उसके अगर टोटल 10 डिफरेंट आउटलेट्स हैं थ्रू आउट द कंट्री और उसकी बिजनेस एक्सपेंशन हो रही हो या उसको लग रहा हो कि बिजनेस ग्रो कर रहा है मेरा, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, तो वो 2 या 3 या मे बी मोर देन दैट आउटलेट्स जो है वो ओपन करने की कोशिश करें. अब अगर वो अपना नंबर ऑफ आउटलेट्स इंक्रीज करता है फ्रॉम 10 to 12, तो 2 आउटलेट्स को इंक्रीज करने का मतलब गोइंग टू इन्वेस्ट मोर इन द बिजनेस. आप जैसे ही बिजनेस में और इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो लेवल ऑफ द बिजनेस ग्रो करेगा. अब होता क्या है मल्टीनेशनल और कॉरपोरेशंस के एंड पर, जब कॉरपोरेशंस एक्सपेंड करती हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि ओनर जो है वो अपनी पॉकेट से मनी जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा. ओनर मार्केट की तरफ मूव करते हैं टू बोरो सम मनी फ्रॉम देयर. अब मार्केट की तरफ मूवमेंट उनको बैंक्स की तरफ भी लेकर जा सकती है और उनको शेयर होल्डर्स की तरफ भी लेकर जा सकती है. जब ओनर्स शेयर होल्डर्स की तरफ मूव करते हैं टू ब्रिंग द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, वो बॉन्ड्स या शेयर्स फ्लोट करते हैं इन मार्केट. इसका मतलब ये हुआ जैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट या बिजनेस का प्रोस्पेक्टिव ग्रो करता हुआ नजर आएगा, आप मार्केट की तरफ मूव करेंगे, शेयर होल्डर से या फिर जनरल पब्लिक से और ज्यादा पैसे इकट्ठे करेंगे और वो पैसे आप शेयर्स और बॉन्ड्स को की सूरत में पब्लिक को देंगे और पब्लिक आपको जो है वो मनी देगा. मनी आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे. इसका मतलब आपके बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन ने ऑटोमेटिकली सप्लाई को इंक्रीज कर दिया इन द बॉन्ड मार्केट. सप्लाई कैसे बॉन्ड मार्केट में इंक्रीज हुई कि आपने मनी कलेक्ट करने के लिए बॉन्ड्स को फ्लोट कर दिया है इनटू द मार्केट. इट मींस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, योर सप्लाई ऑफ द बॉन्ड ऑल्सो इंक्रीजेस, और ये वाला इंक्रीज आपके सप्लाई कर्व को राइट साइड पर मूव कर देता है. इसी तरह अगर आपको ये लगे कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा या फिर देयर इज समथिंग दैट बिजनेस इज कंटिन्यूअसली मूविंग डाउनवर्ड, तो आप प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव नहीं करेंगे. अब क्या होगा कि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव नहीं कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप कोई फ्लोट नहीं करेंगे बॉन्ड्स और शेयर्स इनटू द मार्केट टू कैप्चर और अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट.
जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो सप्लाई कम होगी, और जैसे ही सप्लाई कम होगी तो सप्लाई कर्व जो है विल शिफ्ट आउट टू द लेफ्ट साइड। इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज द सप्लाई, एंड दिस विल move the supply shift the supply curve to the right side, whereas decrease in the profitability of investment will decrease the supply of the bond, and this will shift the supply curve to the left side. Now discuss the second perspective or second determinant of the supply curve, which is the expected inflation. Um, Before midterm, we have discussed the concept of real interest rate and the nominal interest rate. The basic difference between the real interest rate and the nominal interest rate was that the real interest rate was having the effect of inflation. When we discuss inflation, it means कि आप अपने इंटरेस्ट रेट में उस इन्फ्लेशन का पार्ट जो है वो ऐड ऑन करते हैं। आपका जो नॉमिनल इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन का इफेक्ट या इन्फ्लेशन को वर्कआउट नहीं कर रहा होता, जबकि जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है वो आपको इन्फ्लेशन के इफेक्ट को माइनस करके बताता है कि आप इन ओरिजिनल आपको कितना इंटरेस्ट रेट जो है वो रिसीव हो रहा है। इट मीन्स डेट योर रियल इंटरेस्ट रेट is equal to nominal interest rate minus the inflation rate। तो आपके जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो माइनस हो जाएगा आपके इंटरेस्ट रेट में से तो आपको रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो रिसीव होगा। अब आप जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो तो रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल का कॉन्सेप्ट जरूर जो है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है वो आपके सप्लाई पर क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके। अब हमने ये कहा कि इन्फ्लेशन इंक्रीज करती है तो सप्लाई इंक्रीज करती है, और सप्लाई इंक्रीज करती है तो सप्लाई कर्व शिफ्ट आउट टू द राइट साइड। नाउ वी विल से दैट द for a given interest rate and the bond price, when expected inflation increases, the real cost of borrowing falls. And when the real cost of borrowing falls, then the quantity of bonds supplied increased at any given bond price। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा, अब हमने ये कहा था कि रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू योर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। अब अगर से फॉर एग्जांपल नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज 10% एंड योर इन्फ्लेशन रेट इज 5%, तो डिफरेंस ऑफ दीज टू विल बी द 5% जो कि आपका रियल इंटरेस्ट रेट होगा। अब अगर इन्फ्लेशन रेट 5% से इंक्रीज करके 7% पे चला जाता है तो आपका नॉमिनल रेट में से इन्फ्लेशन को माइनस करेंगे तो रियल इंटरेस्ट रेट विल बी 3%। तो पहले आप 5% दे रहे थे और अब आप 3% दे रहे हो, तो इसका मतलब आपका बोरोइंग कॉस्ट रिड्यूस कर गया। जैसे आपका बोरोइंग कॉस्ट रिड्यूस करेगा देन यू विल बी टेम्पटेड टू बोरो मोर। अब जब आप बोरो व्हेन यू वांट टू बोरो मोर तो डेफिनेटली यू विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द बॉन्ड, क्योंकि आप बोरो इसी तरीके से करोगे ना कि आप मार्केट में मजीद बॉन्ड्स जो है वो सप्लाई करोगे, और जैसे ही बॉन्ड्स मजीद सप्लाई होंगे या इंक्रीज करेंगे तो आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो इन रेट जो है इन्फ्लेशन का जैसे ही इंक्रीज करेगा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग दैट मनी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, और जैसे ही कॉस्ट ऑफ द मनी डिक्रीज करेगी सप्लाई ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज कर जाएगा, और सप्लाई ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज करने से सप्लाई कर्व विल शिफ्ट आउट टू द राइट साइड। इसी तरह अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज करती है तो आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज कर जाएगा, और आपके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के इंक्रीज करने की वजह से सप्लाई ऑफ द बॉन्ड विल डिक्रीज, और सप्लाई ऑफ द बॉन्ड डिक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पर मूव कर जाएगी। नाउ what is the third determinant of the supply curve? गवर्नमेंट डेफिसिट। गवर्नमेंट डेफिसिट क्या होता है कि आपके गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब वो बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो ये है कि आपका डेफिसिट जो एक्सपेंडिचर है वो आपके रेवेन्यू से ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए या डेफिसिट को वर्कआउट करने के लिए पब्लिक से पैसे इकट्ठे करती है, और जब गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना चाहती हैं तो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को या गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स इशू करना शुरू करता है। गवर्नमेंट इशू बॉन्ड करता है पब्लिक को, और पब्लिक जो है वो
नॉर्मली गवर्नमेंट जो है वो इशू करती हैं बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर देयर डेफिसिट। जैसे ही गवर्नमेंट्स डेफिसिट को मैनेज करने के लिए बॉन्ड्स को इशू करती हैं, तो वो मार्केट में सप्लाई ऑफ द बॉन्ड जो है वो इंक्रीज कर देती है, एंड सप्लाई ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेस, दिस विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द राइट साइड। इसी तरह अगर गवर्नमेंट जो है डेफिसिट डिक्रीज कर रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट जो है वो बोरो नहीं करेगी to manage the gap in the revenue and the expenditures. तो जब वो बोरो नहीं करेगी तो supply of the bond will decrease in the market, and the decrease of the supply will automatically shift the supply curve to the left side. These are the three determinants: um, profitability of the business, and the expected inflation, and third one is the government deficit. These are the three determinants who shift the supply curve to the right or left side. And how these determinants affected in our previous example, this was the supply curve which was having the points of F, G, C, H and I. And when there is an increase in the supply, this will shift the supply curve to the right side over here. And if the opposite in the opposite case, and the supply of the bond decreases, then this curve will move towards the left side of the original supply curve. This is how the supply curve on the supply demand graph behaves, and these are the determinants who move the supply who shift the supply curve from its original point to maybe it can be towards right side, or it can be towards the left side. Here are the some work problems which are related to this supply and demand curve and the graph. Now we will discuss two of the work problems. First is the what if there is only a change in the inflation rate. अगर सिर्फ इन्फ्लेशन रेट का चेंज हो तो आपकी सप्लाई और डिमांड जो कर्व्स हैं वो ग्राफ पे किस तरीके से बिहेव करेंगे. सपोज दैट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज इनिशियली एट 5%, ठीक है, एंड द इनिशियल सप्लाई एंड डिमांड कर्व आर लाइक दिस. जब 5% का इन्फ्लेशन रेट था तो आपकी डिमांड कर्व जो है वो इस वाली साइड पर लाई कर रही थी, यानी ये जो B1D है ये आपके डिमांड कर्व है, और आपकी सप्लाई कर्व जो है वो ये वाली है B1S, जब आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5% का था. नाउ these two demand curves intersect at the point 1 here, and P1 is the price of the bond. Now what if there is a change in the inflation rate? Let's suppose that the expected inflation rises to 10%. The expected return on bonds relative to other assets will fall for any given bond price and interest rate. क्योंकि जैसे ही आपका 10% इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हुआ तो उसने ऑटोमेटिकली आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको चेंज कर दिया. जैसे ही एक्सपेक्टेड रिटर्न चेंज हुआ, डिमांड फॉर बॉन्ड्स फॉल कर गया, एंड द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, इस वाली साइड पर आ जाएगा. क्योंकि जैसे ही आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज करेगा, आपका रिटर्न जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जैसे ही आपका रिटर्न रिड्यूस होगा तो आपकी डिमांड कर्व इस वाले पॉइंट से शिफ्ट करके इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगी. मतलब ये जो B2D है ये आपकी डिमांड कर्व हो जाएगी आफ्टर एन इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन रेट. सिमिलरली एट एनी गिवन बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट, द रियल cost of borrowing also declines, as we have already discussed कि जैसे ही इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज करता है आपका रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज कर जाता है, और जैसे ही डिक्रीज करता है इट मीन्स दैट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज फॉलन, और वो उसके फॉल करने की वजह से आपका जो सप्लाई है वो इंक्रीज कर जाती है. तो आपकी जो सप्लाई कर्व है जो कि ओरिजिनली लाई कर रही थी B1S पर, इस वाली साइड पर लाई कर रही थी, अब वही सप्लाई कर्व मूव कर गई है और वो सप्लाई कर्व यहाँ पर लाई कर रही है. ठीक है, अब सप्लाई कर्व B1S जो है वो शिफ्ट होकर B2S वाली प्लेस पर आ गई है. मतलब कि आपका डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी है और आपकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगी. अब
ये वाला पॉइंट था जब आपके पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट वाज एट द 1 पॉइंट, जहां पर आपकी डिमांड और सप्लाई जो है वो इंटरसेक्ट करेगी। नाउ द न्यू डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट 2. It means that the price of the bond has reduced due to a change in the inflation rate. इसका मतलब ये हुआ when expected inflation rises, interest rate rise. ठीक है, फिशर इफेक्ट क्या है कि जैसे ही एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है वो राइज करता है, इंटरेस्ट रेट विल ऑटोमेटिकली राइज, क्योंकि हमने ये चीज पहले डिस्कस की हुई है कि आपका प्राइस और इंटरेस्ट का रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स होता है। जैसे जैसे आपकी प्राइस जो है वो इंक्रीज होती जाती है, आपका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता जाता है, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू। और जैसे ही आपकी प्राइस जो है वो कम होती है, आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इस वाले इफेक्ट के थ्रू हमें ये चीज क्लियर होगी कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के राइज करने की वजह से आपका रिटर्न जो है एक्सपेक्टेड वो रिड्यूस करता है, उसकी वजह से आपकी डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करती है, और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के राइज करने की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉल करता है, और उसके फॉल करने की वजह से सॉरी उसके फॉल करने की वजह से आपकी सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट साइड राइट साइड पर मूव करती है, और दोनों कर्व्स के शिफ्ट होने की वजह से एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो क्रिएट होता है, और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो कम प्राइस पर बॉन्ड को सेट कर देता है, और आपका डिक्रीज इन योर बॉन्ड प्राइस विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट. So we have a clear concept or the understanding of the Fisher's effect, that when expected inflation rises, interest rate will also rise. Now come to the second problem. Another good thing to examine is an expansionary business cycle, where the amount of goods and services for the country is increasing. So the national income. What is the expected effect in interest rate? हमने अभी रिसेंट जो सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस किया था, तो उसमें जो सबसे पहला डिटर्मिनेंट हमने डिस्कस किया वो था कि आपका एक्सपेंशन इन योर बिजनेस विल लीड टू एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द बॉन्ड. वो क्यों करेगा? क्योंकि जैसे ही आपका बिजनेस इंक्रीज करेगा तो आप ऑटोमेटिकली और बोरो करना चाहोगे मार्केट से, और जब आप बोरो करने के लिए जाते हो मार्केट में, तो ऑफ कोर्स यू विल इशू बॉन्ड्स और द शेयर्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस की एक्सपेंशन जो है वो आपको आपके बॉन्ड्स की सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर देगी. अब इसका मतलब ये हुआ that for a given level of for a given bond price, the quantity of bonds that firms want to sell will increase. मीन्स के जो आपकी सप्लाई है बॉन्ड की वो इंक्रीज कर जाएगी. अब जैसे ही सप्लाई इंक्रीज करेगी, उसका मतलब सप्लाई कर्व जो है वो बॉन्ड की शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड. अब इस वाले सिनेरियो में हम डिस्कस करते हैं, तो आपके पास बॉन्ड सप्लाई जो है, पहले जो कर्व है वो ये वाली है, B1S जो है वो एग्जिस्टिंग कर्व है, ठीक है, और उसी के साथ जो है ये वाली B1D जो है वो एग्जिस्टिंग डिमांड कर्व है, एंड दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट 1 here, which is the equilibrium point, and we are having a P1 price of that equilibrium point. ठीक है, जहाँ पे आपकी डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्ट कर रही है, और तो वो आपका जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट हो. अब हमने कहा कि बिजनेस ने एक्सपेंशन की है. अब बिजनेस ने एक्सपेंशन की तो ऑफ कोर्स वो सप्लाई को इंक्रीज करेगा, बॉन्ड की सप्लाई को इंक्रीज करेगा ताकि वो बोरो कर सके मार्केट से. तो जैसे ही सप्लाई को इंक्रीज करेगा, तो ये जो सप्लाई कर्व है B1S विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड, और वो B2S वाली जगह पर शिफ्ट कर जाएगी. अब एक नॉर्मल सा इकोनॉमिक्स का रूल है कि जब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा होता है और आप बिजनेस साइकिल में एक्सपेंशन में या ग्रोथ वाले फेज में होते हैं, तो आपकी ओवरऑल कंट्री जो है वो बूम में वर्कआउट कर रही होती है, या वो एक्सपेंशनरी मूव कर रही होती है. आपका हर इंडिविजुअल या हर बिजनेस या ओवरऑल सिनेरियो जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो फॉलो कर रहा होता है. इसका मतलब वेल्थ ऑफ द नेशन इंप्रूव करती है. जैसे ही वेल्थ ऑफ द नेशन इंप्रूव करती है, आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज कर रही है. आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है, तो आपके पास सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन और एक्सपेंसेस को इंक्रीज करने का चांस है. जैसे ही आपकी वेल्थ इंक्रीज करती है, तो आपका इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो भी डिफरेंट हो जाता है. अब जब
आपकी इन्वेस्टमेंट और आपका परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रहा है या आपकी ओवरऑल वेल्थ इंक्रीज हो रही है, देन यू डेफिनेटली देयर विल बी एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द बॉन्ड्स। मतलब ये कि अगर पहले आपकी इनकम 10,000 की थी और अब आपकी इनकम होगी है 13,000, तो आपका जो 3,000 का इंक्रीज है, मे बी यू गो टू ऑप्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। तो जब आप उस इंक्रीज को इन्वेस्ट करोगे तो आपकी डिमांड ऑफ दैट बॉन्ड विल इंक्रीज, और वो इंक्रीज जो है वो इस बॉन्ड को सॉरी डिमांड कर्व को, जो कि ये B1D थी, इसको राइट साइड पर मूव कर देगा एंड विल बी प्लेस्ड ओवर हियर B2S। अब जब पहले डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रही थी तो वो पॉइंट 1 पे इंटरसेक्ट कर रही थी। अब जब सेकेंड जो चेंज के बाद सप्लाई कर्व्स ने इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट 2 पर किया, इट मीन्स दैट देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। ये वाला पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहां पे आपकी न्यू कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर। अब अगर इधर एक माइनर सा जो डिफरेंस है उसको कंसिडर करने, डेट इंक्रीज भी कर सकता है प्राइस में और डिक्रीज भी कर सकता है। उसका रीजन या उसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी कि हाउ मच या हाउ इज द डिफरेंस ऑफ एन इंक्रीज इन द सप्लाई इन कंपैरिजन ऑफ एन इंक्रीज इन द डिमांड का। मतलब ये कि आपकी सप्लाई कितने परसेंटेज और कितने नंबर से इंक्रीज की है और आपकी डिमांड कितने परसेंट से या नंबर से इंक्रीज हुई है। इस वाली एग्जांपल में आपकी सप्लाई जो है वो ज्यादा इंक्रीज हुई है जबकि आपकी डिमांड जो है वो कम इंक्रीज हुई है। आपकी सप्लाई के ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से आपकी प्राइस ऑफ द बॉन्ड जो है वो डिक्रीज हुई। अब अगर आपकी डिमांड यहाँ पर इतनी इंक्रीज ना होती, इससे ज्यादा हो जाती, तो हमारे पास प्राइस का इंक्रीज आ जाता। अगर आपकी सप्लाई यहाँ पर इतने इंक्रीज की बजाय थोड़ा कम इंक्रीज होती तो भी आपका चेंज जो है प्राइस में इतना ज्यादा डिक्रीज ना करता। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जब भी बिजनेस एक्सपैंड करेगा या आपकी एक्सपेंशन हो रही होगी बिजनेस में, तो expansion in the business जितना ज्यादा परसेंटेज चेंज इन द सप्लाई कर्व इन कंपैरिजन ऑफ द डिमांड कर्व लेकर आएगा, आपकी प्राइस ऑफ द बॉन्ड उसके अकॉर्डिंगली सेट होगी। तो अगर इंक्रीज सप्लाई में ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ द डिमांड, तो आपकी बॉन्ड की प्राइस डिक्रीज करेगी। अगर आपकी डिमांड का इंक्रीज सप्लाई के इंक्रीज से ज्यादा है तो आपकी प्राइस ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज करेगी, ना कि डिक्रीज कर जाए जो कि फर्स्ट सिनेरियो में कर रही थी। तो दीज आर द टू डिफरेंट सिनेरियोज, जो कि एक इन्फ्लेशन का सिनेरियो था और एक इंटरेस्ट रेट का था, जो दोनों वर्क प्रॉब्लम्स के थ्रू हमने डिस्कस कर ली। Now we have completed the supply and demand curves, their behaviors, their determinants, and their work problems. Please go through the both the lectures thoroughly. Have the complete understanding of the discussed points. अगर कोई भी इशू रह जाता है या कोई भी चीज जो क्लियर नहीं होती, प्लीज शेयर मी इनटू द डिस्कशन सेशन, जो कि आपका एज पर टाइम टेबल जो है वो लेक्चर अरेंज होता है, उसमें आप इसको डिस्कस मेरे साथ कर सकते हैं। होप यू विल गो थ्रू दीज 2 lectures before the coming discussion session. Thank you so much.